आज देश मान्यवर कांशीराम साहब की 14वीं पुण्यतिथि मना रहा है और इस उपलक्ष्य पर हम खड़े हैं मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल लखनऊ में, जो बहन मायावती जी द्वारा बनवाया गया था। और इस उपलक्ष्य पर काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मान्यवर साहब के साथ बीएसपी को खड़ा करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो आइए उनसे जानते हैं मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में, इस स्मारक स्थल के बारे में, तमाम अन्य बातों के बारे में इस दिन पर। मैं रामचंद्र, और मैंने 2017 में चूँकि बौद्ध धर्म अपनाया है तो मैं रामचंद्र बौद्ध लिखता हूँ। मैं मान्यवर कांशीराम साहब के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला और मैं लखनऊ में बीएसएनएल में एम्प्लॉय था और मुझे लखनऊ में बामसेफ का कई सालों तक मुझे संयोजक के रूप में काम करने का मौका मिला। और इसके साथ मैं लखनऊ मंडल में और प्रदेश में कई जगहों पे काम करने का मुझे अवसर हमारे नेताओं के द्वारा दिया गया था। आज मान्यवर कांशीराम साहब की 14वीं पुण्यतिथि है। वो 9 अक्टूबर 2006 को हमारे बीच में नहीं रहे, तो आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने इधर आए हैं। तो हर साल आप लोग का आना होता है यहाँ पे? हाँ, हम लोग बराबर हर साल जी अनवरत रूप से आते हैं। जी, आप बताइए, आप मान्यवर साहब के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा, और आज के इस दिन के बारे में। मेरा नाम के सरोज है। मैं इलाहाबाद बैंक में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत रहा और बैंक में रहते हुए हम लोगों ने इस मिशन के लिए कार्य किया। 1985 से हम इस मिशन में जुड़े हुए हैं। उस समय हम चकिया में थे और मान्यवर साहब के सारे कार्यक्रम वहाँ पे हम लोग जो है इस कार्यक्रम को हम लोग बढ़ाए। मान्यवर साहब के साथ रह के हम लोगों ने काम किया। यह दुर्भाग्य है हम लोगों का कि आज मान्यवर साहब हम लोगों के बीच में नहीं है, क्योंकि मान्यवर साहब ने इस सोती कौम को जगाया। तो हम खड़े हैं इस शिलालेख के सामने। इस स्मारक का जो उद्घाटन हुआ था 25 जून 2009 को हुआ था। तो आइए जानते हैं आरसी बौद्ध से इस स्मारक के बारे में। जी। और ये स्मारक मान्यवर कांशीराम साहब की यादगार में बनाया गया है। इस स्मारक का जो क्षेत्र है वो लगभग 86 एकड़ में फैला हुआ है। ये पूरा जो एरिया है वो 86 एकड़ में है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो करीब 10,500 वर्ग मीटर है। ये आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूरी तरह से भूकंप अवरोधी बनाया गया है। इस स्मारक की ऊंचाई जो हमारा ग्राउंड लेवल है, ज़मीनी स्तर है, उससे करीब 54 मीटर के करीब है, 54 मीटर से ज़्यादा है। और इसमें मान्यवर कांशीराम के जीवन से जुड़ी एक आर्ट गैलरी भी है। हमारा जो पार्टी का सिंबल है तो वो एक गैलरी हमारे हाथियों की है, जो करीब 28 फुट से ज़्यादा ऊंचे हाथी हैं। फव्वारे भी लगाए गए हैं और 30 हाथियों की पूरी गैलरी है। पूरे इसमें आप घूम करके देख सकते हैं। और इस पूरे स्मारक के बारे में जानकारी के लिए 2 बड़े शिलापट लगाए गए हैं। पहला आपका हिंदी का आपके सामने है, दूसरी तरफ अंग्रेजी में है। और इस मुख्य परिसर के पीछे एक बड़ी वाटिका है जिसमें कई तरह के पौधे हैं। 2 प्रवेश द्वार हैं और हमारे वीआईपीज़ के आने जाने के लिए अलग से सुविधा है। और जो फव्वारे हैं वो करीब 52 फुट से ज़्यादा ऊंचे हैं। 2 फव्वारे हैं इसमें। ये जो स्मारक है, चूँकि मान्यवर कांशीराम साहब लगभग 73 साल तक हमारे लोगों के बीच में रहे, तो ये उन्हीं की यादगार में बनाया गया है। और मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने जीवन में जो काफ़ी संघर्ष किया और पूरी तरह मिशन को समर्पित होने के लिए उन्होंने 5 बड़ी प्रतिज्ञाएं किया था, जिसमें पहला था कि आई विल नेवर मैरी, मैं कभी परिवार नहीं बसाऊंगा, मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा। दूसरा था कि मेरा कोई अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी, जिसको उन्होंने पूरे जीवन भर पालन किया। और उन्होंने तो घोषणा किया था कि मेरे कब्र भर की, मेरे दफन करने भर की भी ज़मीन कोई अगर इस देश में साबित कर देगा
तो देश की सबसे बड़ी सज़ा भुगतने को मैं तैयार हूँ। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि मैं बाबा साहब का, फूले का, छत्रपति साहू जी महाराज का जो मिशन है, पेरियार का महापुरुषों का मिशन है, उसे जीवन के अंतिम सांस तक मैं पूरा करने में अपना जीवन समर्पित करूंगा, जिसको उन्होंने पूरे जीवन निभाया है। आज बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मान्यवर कांशीराम साहब हमारे बहुजन समाज के मसीहा हैं, हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जब 1965 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ा, चूँकि वो पंजाब में पैदा हुए थे और 15 मार्च 1934 को पैदा हुए थे, और उन्होंने अपनी जब नौकरी पूना में, जब DRDO में वो सर्विस कर रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने नौकरी को छोड़ने के बाद इस मूवमेंट में लगे। 1978 में उन्होंने बाम सेब बनाया और 6 दिसंबर 1981 को उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाया, जिसे शार्ट में लोग DS4 के नाम से जानते हैं। और उसके 3 साल बाद बाबा साहब के जन्मदिन पर 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो ये था मान्यवर साहब का एक संक्षिप्त परिचय। तो हम मान्यवर साहब के बारे में और चीज़ें जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अंदर इस स्मारक स्थल में और देखते हैं कि स्मारक स्थल में और क्या क्या है। प्रवेश द्वार ही अपने आप में एक अजूबा है। जी जी, आप इसे देख सकते हैं कि इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, और ये 1 उंगली पर ये फिसल सकता है, इतना स्फूर्तली बनाया गया है। तो ये टोटल टीक का बना हुआ है, बहुत कीमती लकड़ी है, तो ये सब सत्ता से ही संभव हुआ है। जी जी जी, है ना। तो आपने ये जो हम लोग यहाँ हाथी देख सकते हैं, है ना, तो आपने ये बताया कि हमारी पार्टी जो है उसका सिंबल हाथी है, तो ये हाथी सिंबल रखने का जो मकसद है, सिंबल ये हाथी आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, ये पार्टी का सिंबल नहीं है। जी जी, यहाँ हाथी की आप मुद्रा अगर देखेंगे, हाँ, तो ये ऊपर को सूंढ़ किए हुए हैं जी, और ये जो मुद्रा होती है ये वेलकम की है। आपने बड़े बड़े मंदिरों में या बहुत ऐसे ऐतिहासिक जगहों पे नहीं, देखा हमको होगा। वो पिछले इंसिडेंट कुछ याद आते हैं जब चुनाव आयोग ने ये हाथियों को ढकवाया था। हाँ, ढकवा दिया, चूँकि उनको लगा कि हाथी है, लेकिन कोई भी हाथी आप पूरे परिसर में देखेंगे तो वो स्वागत की मुद्रा में। आप मेन इंट्रेंस से जब घुसेंगे तो दोनों तरफ जो हाथी हैं वो आपको स्वागत करते हुए, जो भी हमारे अंदर आता है इसके दर्शन के लिए, तो वो स्वागत की मुद्रा में लगाए गए हैं। इसका पार्टी सिंबल से कोई मतलब नहीं, ये एक संजोग है कि हमारी पार्टी का भी सिंबल हाथी है। लेकिन यहाँ जो लगाने का आशय है वो ये है कि जो भी हम इस स्मारक को देखने आएगा उसके स्वागत में हमारे हाथी खड़े हैं। तो जैसे पार्टी ने हाथी ही सिंबल क्यों रखा है, इस बारे में अगर आप कुछ बता सकें इस वीडियो के माध्यम से। पार्टी का हाथी सिंबल, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है और ये भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई कथा है। भगवान बुद्ध के जीवन में जब वो, ऐसा बताया जाता है कि जब वो जिस रात में उनकी माताजी ने हाथी का सपना देखा था और उसी रात भगवान बुद्ध गर्भ में आए थे, तो इस हाथी का वहाँ से जुड़ा हुआ है भगवान बुद्ध के साहित्य से, उनके इतिहास से, उनसे जीवन से, इसलिए ये हाथी को मान्यवर कांशीराम साहब ने वहीं से लिया है। दूसरा, हाथी जो है ये हमारी ताकत का, हमारे समाज का, बहुजन समाज का एक ताकत है। हाथी अपने शरीर को, अपनी ताकत को समझ नहीं पाया। हमारा जो समाज है वो 6743 जातियों में बांटा गया है। तो ये अगर 6743 जातियाँ और हमारे जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अगर एक मंच पे आ जाएं तो इस देश की आबादी का 85% हो जाते हैं। यही थीम पर, इसी कंसेप्ट पर मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज की परिकल्पना किया था कि ये जिस दिन ये हाथी की तरह सभी ताकत बन जाएगा अगर ये एक मंच पे आ जाए, और उसी बहुजन समाज की संकल्पना को, उसी थीम को मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने पूरे आंदोलन में उसको प्राथमिकता दिया। जी। तो यहाँ पे एक ये स्तूप जैसा भी शायद बना हुआ है, तो इसका क्या पर्पज़ है ये भी थोड़ा बताएं। स्तूप तो एक्चुअली चूँकि बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ है और जितने भी हमारे शासनकाल में, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जो भी स्मारक, जो भी इमारतें बनाई गई हैं, तो वो बौद्ध स्कल्पचर से ही बनाई गई हैं, बौद्ध कल्चर से ही बनाई गई। ये उसी का एक सिंबल है। जी। ये बौद्ध जो हमारी संस्कृति है उसका एक सिंबल है।
इसमें स्तूप भी हैं और ये कुछ गोल्डन जो नक्काशी करी गई गोल्डन है नक्काशी ये भी है, है। साथ में ये हाथी भी, इसका जो हैंडल है वो भी बहुत अच्छा है। तो आइए अंदर चलते हैं और अंदर घुसते ही सबसे पहले हमको मान्यवर साहब की और बहन मायावती की जो प्रतिमा है वो दिखती है। जी, तो इसके बारे में बताएं। ये मानवर कांसीराम साहब की प्रतिमा है, जिसमें नीचे जो शिलापट लगा है वो उनके बारे में, उनके जन्म और उनके परिनिर्वाण की तिथि लिखी है। जी। और जो बहन जी का है, जो कि मान्यवर कांसीराम साहब ने मान्या बहन जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उनके शासनकाल में ही ये लगा हुआ था। तो एज ए उत्तराधिकारी ये बहन जी की फ़ोटो है, आदरणीय बहन जी की फ़ोटो। तो आज ये काफ़ी सजावट भी करी गई है क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। आज उनके सम्मान में ये हाँ, हमारे जो समर्थक हैं और या पार्टी की तरफ से हर साल इसी तरह की सजावट और होती है। और सुबह 9 बजे यहाँ हमारे जो भिक्षुगण आते हैं, पार्टी के लोग होते हैं और जिम्मेदार साथी होते हैं, तो वो लोग मान्यवर कांसीराम साहब को यहाँ अपने खरीजे कागज़ पेश करते हैं। जी। तो यहाँ से हम यदि देखें तो दाहिने और बाएं साइड में 2 गैलरियाँ हैं, आर्ट गैलरियाँ हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं एक दाहिने तरफ की आर्ट गैलरी में और देखते हैं यहाँ पे क्या बना हुआ है। तो ये है हमारी दाहिने तरफ की गैलरी। जी, तो इस गैलरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग को बताएं। यहाँ पे क्या? इस गैलरी में 3 महत्वपूर्ण फ़ोटो लगी हैं, 3 महत्वपूर्ण सीनरी लगी हैं। पहली सीनरी जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं, तो पहली बार जब उत्तर प्रदेश की 1995 में हमारी सरकार बनी थी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, तो मान्यवर साहब उनको एक फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। जी जी। मतलब एक उत्तर प्रदेश के जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसके मुख्यमंत्री के रूप में उनका स्वागत कर रहे हैं। जी, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में ये सवाल आएगा कि मान्यवर साहब ने बहन कुमारी मायावती को सीएम बनाया, वो खुद क्यों नहीं सीएम बने? नहीं, वो सीएम बनाने के और उनके ना बनने के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। मान्यवर कांसीराम साहब ये चाहते थे कि जो मूवमेंट है, जो मिशन है, जो पार्टी का महापुरुषों का मिशन है, तो वो उसके लिए समर्पित थे। वो खुद मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई लालसा नहीं था। उनका ये था कि आंदोलन चलना चाहिए। और बहन कुमारी मायावती जी को उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि वो एक अच्छी प्रशासक, पढ़ी लिखी होने के साथ साथ, और वो चाहते थे कि ये उत्तर प्रदेश की जो सत्ता है, जो शासन है, उसको ये संभालें और पूरे देश में हम मूवमेंट को संभालेंगे, आंदोलन को चलाएंगे। इसलिए मान्यवर कांसीराम साहब ने बहन जी को मौका दिया। जी 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 जी। तो शायद ये उस वक्त का है जब मान्यवर साहब काफ़ी बीमार थे। हाँ, ये दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में साहब का इलाज चला था। जी जी जी। और वो अपना इलाज अक्सर बत्रा हॉस्पिटल में ही कराते थे। और उस बार जब उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था हैदराबाद में, तो उसके बाद जब दिल्ली लाए गए तो बत्रा हॉस्पिटल में ही इनका इलाज चल रहा। तो ये वहाँ की सीनरी है और बहन जी उनको कुछ खिलाने की कोशिश कर रही हैं। ये शायद हमको एक केक दिख रहा है और उनका जन्मदिन था। हाँ, जन्मदिन है जो जी जी। इनके 17वीं वर्षगांठ पे, 17वीं वर्षगांठ पे क्योंकि 73 साल रहे। जी जी जी। तो करीब 2-3 साल तो वो ऑन बेड ही रहे। ऑन बेड तो उसमें रहे। जी। तो अब हम आते हैं तीसरी फोटो की तरफ। ये तीसरी फ़ोटो उनके जीवन की अंतिम क्षणों की फ़ोटो है। 9 अक्टूबर 2006 को जब साहब नहीं रहे तो दिल्ली में ही, तो वहाँ पे ये शमशान घाट की फ़ोटो है। जी जी जी। और ये आप देख रहे होंगे कि लकड़ियाँ हैं चारों तरफ और चिता है, और हमारे जो पूज्य भिक्षुगण हैं और बहन जी, तो उसको मुखाग्नि देने के या उसके संबंध में जो भी संस्कार होते हैं तो वो कराते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वो सीनरी यहाँ पे लगाई गई है जिससे हमारे लोग आए और उसको जी। तो ये तो बात हो गई सीनरियों की, लेकिन यदि हम इसकी आर्किटेक्चर की थोड़ा बात करें तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। यहाँ पे जैसे ये फ्लोर है, इसमें कुछ पत्थर लगे हुए हैं और यहाँ पे भी स्तूप की आकृति हम लोग देख सकते हैं और बहुत अच्छी सी छत है। मुझे लग रहा है ये मेटल की, शायद इसमें मेटल का कुछ मेटल का कलर है। मेटल तो है, बाकी इसमें जो वो पड़े होंगे जो इसके लिए सपोर्ट के लिए बीम वगैरह जो पड़ी है। जी जी जी। दूसरा ये आपको बताया था ना कि करीब 54 मीटर, हाँ 54 मीटर ये ऊंचाई पर है। जी जी। तो इसके नीचे इसके कंस्ट्रक्शन में कई हेक्सागोनल पिलर लगे हुए हैं। अच्छा। वो एक दूसरे में फंसे हुए हैं। तो वो
आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंजीनियरों ने उनको बनाया होगा कि इसमें भूकंप अवरोधित है, कभी कोई भूकंप आए या कोई ऐसी आपदा आए तो ये बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो, इससे जो इमारत है या एज इट इज बनी रहे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने आप में। 2000 खंभे हाँ, ये हैं। पूरे इसमें अच्छा। इसी पर आके फिर इसके ऊपर फाउंड वो पड़ी है। अच्छा, उसके ऊपर ये तो बात लोगों को नहीं पता होगी, आर्किटेक्चर वाली बात है। आर्किटेक्चर और ये बहुत अब एक्सप्लोर नहीं हुआ था। ये जब इसकी फाउंडेशन पड़ रही थी तो यहाँ एक तरह से बाहरी लोगों को एंट्री बैन कर दिया था। हाँ हाँ, वो तो है ही है। देखिए, मतलब वो नीचे पता नहीं लोग देख लें क्या है। नहीं सही है, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। तो अब हम आ चुके हैं अपने बाएं तरफ की गैलरी में, और ये है इस गैलरी का पहला चित्र जी। तो इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें सबसे ऊपर भगवान बुद्ध की फ़ोटो है, और वो भगवान बुद्ध की फ़ोटो आप देख रहे होंगे कि ध्यान मुद्रा में है, वो छोटी फोटो। बिल्कुल। और उसके ऊपर जो आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है तो वो बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे बोध गया में, तो ये वहाँ से लिया गया है। उसके नीचे हमारे बहुजन समाज के 7 महापुरुषों, वैसे बहुजन समाज में तो तमाम महापुरुष पैदा हुए हैं जो अपने अपने समय में अपने अपने हिसाब से समाज के आंदोलन, कोई समाज की समस्याओं को लेकर उन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया है। लेकिन बहुजन समाज के आंदोलन में इन 7 महापुरुषों का विशेष योगदान है। तो वैसे तो इन महापुरुषों के एक बहुत लंबा संघर्ष का इतिहास है, लेकिन संक्षेप में आपको बता दें, जो सबसे पहला चित्र आप बाईं तरफ देख रहे हैं तो ये छत्रपति साहू जी महाराज का है। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इनका राज्य था, और ये शिवाजी महाराज के वंशज थे। उसी में से कुर्मी समाज के हमारे महापुरुष थे। ये 26 जुलाई 1874 से लेकर इनका 6 मई 1922 तक का एक संघर्ष है। ये साहू जी महाराज ने सबसे पहले इस देश में 26 जुलाई 1902 को इस देश के दबे कुचले समाज को कह लीजिए या अछूतों के लिए कह लीजिए या शूद्र समाज के लिए अपने राज्य में 50% का आरक्षण लागू किया था, और 1922 तक आते आते उसे करीब 90% तक कर दिया था। जो 1922 में हमारे बीच में नहीं रहे, और अपने राज्य में इन्होंने गरीबों के लिए, अछूतों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन इनके काम को देख करके उस समय का जो शंकराचार्य था तो उसने कहा राजा पागल हो गया है। अच्छा। तो इन्होंने उस शंकराचार्य को हटा करके उनकी जगह पर एक नान ब्राह्मण को उन्होंने शंकराचार्य बनाया था। अपने राज्य में इन्होंने जो शूद्र समाज के लोग थे, अछूत समाज के लोग थे, तो उनके लिए इन्होंने निःशुल्क जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको किया था। और इसीलिए हमारी जब सरकार आई तो इन्होंने जो शिक्षा के लिए काम किया, आरक्षण के लिए काम किया और समाज के चिकित्सा व्यवस्था के लिए काम किया, तो लखनऊ मेडिकल कॉलेज का नाम हमारी सरकार ने छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज किया था। उसके बाहर एक बहुत बड़ी सी उनकी प्रतिमा भी लगाई गई। कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसमें वो कुर्मी सम्मेलन के लिए 1 दिन के लिए आए थे, और वहाँ पर मेला लगाकर माननीय कांशीराम साहब ने इनके नाम पर एक मेला लगाया, 3 दिन का मेला लगा, और वहीं पर उन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी का नाम छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी रखा। तो ये महापुरुषों के सम्मान में किया गया है। और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन महापुरुषों की बदौलत आज हमारे समाज को आगे बढ़ने का मौका मिला है, और जब इस लायक हमारा समाज हुआ, हमारी सरकार बनी, तो आदरणीय बहन जी माननीय कांशीराम साहब ने उनके सम्मान में ये काम किया। दूसरा हमारा ये महात्मा ज्योतिबा फूले का है, जो 1827 में, और ये माली समाज के थे। ये 1890 तक इन्होंने काम किया। ये शिक्षा के लिए, शिक्षा का जो आज हम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला या पढ़ने लिखने की जो शुरुआत हुई है, तो उस आंदोलन की शुरुआत करने वाले साहू जी महाराज हैं, जो माली समाज के थे। इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया, और उनको पढ़ा करके इन्होंने 1850 से इन्होंने शिक्षा का आंदोलन शुरू किया। हमारे अछूत समाज के लोग हैं, जो हमारे शूद्र समाज के लोग हैं, तो
उनकी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए पहला अगर एजुकेशन का काम, शिक्षा का आंदोलन अगर किसी ने चलाया तो सावित्रीबाई फुले ने चलाया। और उनके साथ मुस्लिम समाज की एक फातिमा शेख थी, तो उन्होंने चलाया। और अपने जीवन काल में इन्होंने करीब 10-12 से ज़्यादा विद्यालय बनवाए और इन्होंने सत्यशोधक समाज की एक स्थापना किया था। विधवा जो हमारे अपर कास्ट में, सवर्ण हिंदुओं में जो विधवाएं हो जाती थीं और किसी कारण बस अगर वो गर्भवती हो जाती थी तो आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो इन्होंने विधवा प्रसूति गृह की स्थापना किया था कि आप आइए और अपने जो बच्चे हैं उनके वहीं वो पैदा होते थे। और उसी में से एक बच्चे को इन्होंने गोद लिया था जिसका नाम यशवंत राव था। तो वो ये सब काम इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इन्हीं से सबक लेकर छत्रपति साहू जी महाराज ने उस आंदोलन को बढ़ाया और छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को मदद किया। और बाबा साहब अम्बेडकर और को पढ़ाने लिखाने में जहाँ इनका योगदान था, वहीं सयाजी गायकवाड़ महाराज जो इनके रिश्तेदार थे छत्रपति साहू जी महाराज के, बड़ौदा के राजा थे गुजरात के, उन्होंने विशेष स्कॉलरशिप देकर बाबा साहब को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा था। और वहाँ से पढ़ लिख कर जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत आए तो इन्होंने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो जो शिक्षा का आंदोलन छत्रपति साहू जी ज्योतिबा राव फुले ने शुरू किया, आरक्षण का आंदोलन साहू जी महाराज ने शुरू किया, उसको बाबा साहब अम्बेडकर को जब मौका मिला तो उन्होंने पूरे देश में लागू किया। संविधान बनाकर उसमें अधिकार देकर पूरे देश में लागू किया। और फिर उसी आंदोलन को माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया जी। तो ये तो महाराष्ट्र से लेके कहानी थी। लेकिन ये पैरार रामास्वामी नायकर ये तमिलनाडु के हमारे बैकवर्ड समाज के, पाल समाज के एक महापुरुष हुए। तो इन्होंने वहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था जी जी जी, जिसको माननीय कांशीराम साहब ने अपने बहुजन समाज के आंदोलन का एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट आंदोलन का एक पार्ट ही बना लिया था। हाँ, और उस स्वाभिमान आंदोलन को माननीय कांशीराम साहब ने पूरी तरह से अपने बहुजन समाज के आंदोलन में उन्होंने उसको रखा। जो हमारे 5 सामाजिक मुक्ति के आंदोलन हैं और 5 आर्थिक मुक्ति के आंदोलन हैं, उसमें से एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी आंदोलन था। और इन्होंने जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था थी उसके खिलाफ काफ़ी बड़ा आंदोलन किया। अब इनके बारे में तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट महापुरुष हैं जो नारायणा गुरु हैं, जिनकी जन्म तिथि इसमें 26 अगस्त 1835 है, 55 है, और मृत्यु तिथि 20 सितंबर 1928 है। ये बेसिकली केरला के थे। केरला में एक इज्वा जाति होती है। अच्छा। इज्वा जाति अछूतों में भी निम्नतम जाति होती है। अच्छा। उनकी महिलाओं को कमर के ऊपर कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी। हाँ, ठीक है। तो उस समाज से थे। और महात्मा गांधी की किताब है तो उसमें उन्होंने साफ कोड किया है कि ये वो समाज था जिसके लोगों को देख करके अगर वो 10 मीटर की दूरी से भी देख लेता था ब्राह्मण तो स्नान करता था, इतना छुआछूत थी। तो उस समाज में केरला में जी, उस समाज में ये नारायणा गुरु जी पैदा हुए थे और इन्होंने अपने समाज के लिए फिर आंदोलन चलाया। बाबा साहब का एक बड़ा ही सारगर्भित भाषण है जिसमें उन्होंने अपने समाज की दीनहीन दशा को देख करके, जब बाबा साहब केरला गए थे तो देखकर उनको एक तरफ काफ़ी दुख भी हुआ, एक तरफ बहुत गुस्सा भी हुआ था। और उसी में बाबा साहब ने कहा था कि तुम पैदा होते मर क्यों नहीं गए। वो भाषण सुनिए, तो बड़ा सारगर्भित भाषण है बाबा साहब का। तो नारायणा गुरु साहब ने उनको वहाँ बुलाया था तो उस इज्वा जाति में, और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, बी स्ट्रेंथन थ्रू एसोसिएशन। अच्छा। मतलब आप अपने संघ या संगठन के माध्यम से ही आप ताकतवर बन सकते हैं। उस आंदोलन को चलाने के बाद इन्होंने वहाँ जो परिवर्तन किया तो वहाँ शिक्षा का बड़े पैमाने पर समाज को लाभ मिला। और इन्हीं की देन है कि आज केरल देश का
100% एजुकेटेड, हाँ, लिटरेसी वाला हाँ प्रदेश है। इसी समाज में ये जो के.आर. नारायण गुरु हुए हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपति, तो इसी समाज के थे। अच्छा, हाँ, तो इनको के.आर. नारायणन जो बने राष्ट्रपति, उसका श्रेय कहीं ना कहीं इनको जाता हाँ, है। कहीं ना कहीं इनको जाता है। और मेन जो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर तथागत का है जी कि अंत में अपने आंदोलन को तथागत की शरण में ही ले जाना है। जी, तथागत है और उस तरफ भारत का भी एक बहुत बड़ा सा नक्शा बना हुआ है। हाँ, भारत का तो हमारा आंदोलन तो संपूर्ण भारत का था ना। उन्होंने 7 राज्यों को साइकिल से कवर किया। हाँ, ये दूसरा सीन जो आप देखें जी तो ये है, जी जी ये जो सीन है, माननीय कांशीराम साहब ने, चूँकि हमारे समाज के पास साधन नहीं थे, हमारे समाज के पास पैसे नहीं थे, और जो हमारा मुकाबला है, जिस समाज से हमारा संघर्ष है, उस समाज के पास सब कुछ है। लेकिन माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि हम अपने छोटे छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करके हम आंदोलन को गति देंगे। तो उसमें से ये साइकिल का, तो उनका एक नारा था कि 2 पहिया और 2 पाँव का कमाल, 2 पैर 2 पहिए का कमाल। और इसी में माननीय कांशीराम साहब ने पूरे देश को साइकिल, तो ये कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक माननीय कांशीराम साहब ने लगभग 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल चलाई थी। तो ये उसी रैली का या उसी आंदोलन का एक हिस्सा है जी। एक जाओ साहब आगे चलते थे और उसके साथ में हमारे साथी थे जी जी। इन्होंने एक झंडा पकड़ा हुआ है, तो वो झंडा क्या होता था, थोड़ा इस बारे में बताएं। ये झंडा हमारे पार्टी का झंडा है। अच्छा, हाँ, और उस समय जब DS4 था तो इसी झंडे का में मसाल बना हुआ था। अच्छा जी। तो ये वो सीन है जो कन्याकुमारी से, और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त है कि लखनऊ से शाहजहांपुर तक हम लोग भी साइकिल से गए थे। अच्छा, आप खुद साइकिल से गए थे लखनऊ से शाहजहांपुर? हाँ, और उसमें ये था कि पूरे वो पॉइंट बने होते थे। लखनऊ से जहाँ बॉर्डर ख़त्म होगा तो अगला जो ज़िला सीतापुर था, तो उन लोगों ने रिसीव किया। वहाँ के साथी साइकिलों से साहब को फिर सीतापुर के बॉर्डर तक ले गए, और उसके बाद आगे का जो डिस्ट्रिक्ट होता वहाँ के साथी करते थे। ऐसे रुकने खाने की और रिसीव करना और सियाफ करना, तो ऐसा पूरे देश का एक वो बना हुआ था। तो उसी नेटवर्क के तहत ये साहब का ये बड़ा ऐतिहासिक चित्र तो है। आपने रिसीव करना और खाने के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो ये इसको थोड़ा सा और मैं चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन करिए कि जैसे आप लखनऊ से गए सीतापुर तक साइकिल चला के लखनऊ से सीतापुर तक 70-80 किलोमीटर गए, तो उसके बीच में जैसे आप कहाँ ब्रेक लेते थे, कैसे पानी नहीं, सीतापुर में लोगों ने ब्रेक दिया, वहाँ लंच दिया, और वहाँ के बाद फिर हम लोग सीतापुर से चले तो शाहजहांपुर में फिर रुकने की, खाने की, जैसे मैगलगंज है और जगह थी, तो जगह जगह लोग रिसीव, आप देखें इस सीन को कि लोग वेलकम कर रहे हैं झंडा दिखा के। लेकिन बहुत जगहों पे नाश्ते की, चाय की, खाने के और रुकने का जहाँ होता था तो पूरे लोग वहीं रुकते थे। तो ऐसे ही करते हुए दिल्ली तक ये आंदोलन गया था। और इससे पूरे देश में तहलका मचा था, पूरे देश में तहलका मचा था। तो और इसमें साहब ने खुद साइकिल चलाई थी जी। इसमें ये भी होता था कि इसके साथ में एक मेटाडोर होती थी। उस मेटाडोर में 2 साइकिल के मिस्त्री होते थे। अच्छा, साइकिल का पूरा सामान होता था जी जी जी। और मान ली कोई साइकिल खराब हो गई तो वो दूसरी साइकिल तुरंत दे दी जाती। ये साइकिल उसी मेटाडोर में रिपेयर होती थी, उसको बनाया जाता था जी जी। तो वो अपना चल रहा, मतलब रुकता नहीं था कि साइकिल खराब हो गई तो रुक जाए, ऐसा नहीं था। उसमें 2 कारीगर उस साइकिलों को पंचर हो गई या उसके चेन टूट गई या कुछ हुआ तो वो अपना ठीक करते रहते थे। दूसरी बनी 2 साइकिलें रखी रहती थी, तो वो तुरंत दी जाती थी कि बस। तो मतलब आंदोलन कहीं रास्ते में नहीं रुका इसके कारण से। तो ऐसी तमाम खूबियाँ थीं जी जी जी। और चला गया तो इतनी साइकिल चलाने, अब आज तो लोग नहीं चलाते हैं साइकिल, लेकिन इतनी साइकिल चलाने के बाद कुछ जो हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ थकान वगैरह यदि आती थी किसी को? बहुत ज़्यादा साहब चलवाते कहाँ थे, वो खुद चलाते थे। अच्छा भाई, सीतापुर से लखनऊ से चले, सीतापुर पहुँच गए। अब सीतापुर से दूसरे साथी, वहाँ सीतापुर के साथियों ने आगे बढ़ा दिया शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर के साथियों ने उधर आगे। तो ऐसे वो ज़्यादा नहीं, लेकिन खुद जो चलाया ये साहब का कमाल था। नहीं, खुद वही और इतना चलाने के बाद साहब ने कहा भाई मैंने 3,500 किलोमीटर चलाई है, तो आप 50-60-100 किलोमीटर तो साइकिल चलाओ जी जी जी। ये उनका हक बनता था जी जी। इसलिए साहब ने ये खुद करके, और उनकी आदत होती थी कि वो खुद
किसी काम को करके तब समाज से वो अपेक्षा करते थे और एक अपील करते थे कि भी आप भी ऐसा करिए। तो ये इस आंदोलन की बड़ी एक वो है। अब हम तीसरी चित्र की तरफ चलते हैं जी। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं? इसमें जो आप देख रहे हैं ये स्वाभिमान रैली लखनऊ में एक हुई थी जी जी। ये लक्ष्मण मेला मैदान में हुई थी जो गोमती के किनारे है। हाँ, और 15 दिसंबर 2001 को जी। काफ़ी जाड़ा था, मौसम बहुत प्रतिकूल था, लेकिन फिर भी वो एक ऐतिहासिक रैली हुई थी। और इसी रैली में माननीय कांशीराम साहब ने जी बहन जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है। घोषित करने के तो ये सीन है ये वहीं का है जी। उसमें हम लोग उस रैली की तैयारी में और सब में ये सौभाग्य है हाँ कि मुझे लखनऊ के साथियों को, चूँकि अगर उत्तर प्रदेश की रैली होती थी या नेशनल लेवल की कोई रैली हुई तो लखनऊ के साथियों की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती थी। तो हम लोगों को अवसर मिल जाता था बहुत कुछ सीखने का और साहब के भी संपर्क में। जी, तो थोड़ा सा हमको बताइए उस दिन को याद करिए और बताइए कि उस दिन कैसे क्या हुआ था, क्या टेंट की व्यवस्था थी और कैसे आपने बाकी व्यवस्था काफ़ी टेंट और ये सब तो होता ही था। हमारे यहाँ लखनऊ के 2-3 टेंट वाले थे। हाँ। इसमें एक जनार्दन टेंट हैं। अच्छा। तो उन्हीं की टेंट की व्यवस्था थी। हाँ। और लखनऊ की पूरी टीम थी। हमारे कई नेता जो आज पार्टी में नहीं हैं लेकिन उस समय जिम्मेदार लोग थे जी। तो उनके देख रेख में हम लोगों ने पूरी उसमें बाकी जैसे खाने पीने का और पानी वगैरह का क्या कैसे इंतजाम? खाने पीने का पूरा वो तो खाने का तो साहब बहुत से रैलियों में घोषणा करके उत्तर प्रदेश के लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन जो दूसरे राज्यों से लोग आते थे तो उनके रुकने की, उनके खाने की, उनके ठहरने की पूरी व्यवस्था होती थी। सेक्टरल का है, सेक्टरल का शांति उपवन नहीं, वो जो स्मृति उपवन हाँ सेक्टरल का पार्क हाँ सेक्टर। तो उसमें चाहे वो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बंगाल ये तमाम राज्यों के जो लोग आते थे उसमें रोके जाते थे। और जब ये हमारे पास चूँकि सरकार बनने के बाद ये व्यवस्था हुई, लेकिन जब सरकार नहीं थी तो हम लोग प्राइवेट जगहों को लेते थे। जैसे हम दुबग्गा की मंडी हो गई थी, नेशनल कॉलेज है, ये तमाम कॉलेज ले लिए जाते थे। तो ऐसे जगह पर लोगों को रोका और वहीं खाने की व्यवस्था कराई जाती थी। राज्य के हिसाब से उस राज्य के लोग क्या खाने में या उनका क्या ट्रेडिशनल खाना है तो उस हिसाब से भी बनवाया जाता था। अच्छा। तो ऐसा पूरी व्यवस्था होती थी, किसी तरह की कोई दिक्कत लोगों को नहीं होती थी। लोकल आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था होती थी। 4 बाग में लोग आते थे, उतरते थे, वहाँ से उनको कहाँ रोका गया है तो बसों से हम लोग उनको भेजते थे। 4 बाग में कंट्रोल रूम बनता था जो पूरी तरह से बाम सेठ के कंट्रोल में रहता था और हम लोगों को उसमें काम करने का मौका मिला। तो तमाम राज्यों से लोग कोई ऐसा दुर्घटना या घटना नहीं हुई। ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं। जी। ये आप पूरा पीछे देख रहे होंगे कि रैली का एक बड़ा हुजूम दिखाया गया है। जी। और ये लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, किसान भी हैं और शायद ये फूल भी लिए हुए हैं, फूल माला, ये माला फेंक रहे हैं ये ये लोग ये माला फेंक रहे हैं, माला फेंक रहे हैं। उनको स्टेज पे माला फेंक रहे होंगे कि और अब उसमें तो भीड़ रहती थी कि सुबह अगर रैली है तो लोग 4 बजे से आकर के बैठ जाते थे कि करीब से हमको साहब को देखने को मिल जाए। तो ऐसा होता था। अच्छा, ऐसा होता था कि मैदान पूरा फुल हो गया और कुछ लोग बाहर बहुत रैली में तो अगर हम लोगों ने लोग बाहर रह जाते थे, 50% लोग बाहर रह जाते थे। हम लोगों ने कहा कि 1 लाख की है तो प्रशासन से जब मीटिंग होती थी जी तो उनके अधिकारी बहुत अपनत्व दिखा के कि आप बता दीजिए कितने लोग आएंगे क्योंकि दूसरी पार्टी में और बीएसपी में फ़र्क था। दूसरी पार्टी के लोग अगर कहें 1 लाख है तो कहते थे उनके 25,000 आ जाएँ, 50,000 तो बहुत हैं। लेकिन बसपा अगर 1 लाख 2 लाख कहती है तो उनके 3 लाख 4 लाख लोग हो जाते हैं, उससे ज़्यादा ही होते हैं। तो वो उनको मैनेजमेंट में दिक्कत, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, यातायात की व्यवस्था है और सारी व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, तो उसके लिए लोग परेशान रहते हैं कि हम उसी तरह से बढ़ा के रखें। लेकिन प्रशासन भी बहुत चौकन्ना रहता था कि अगर ये 1 लाख कहा है तो समझ लो 1.5 लाख 2 लाख लोग आएंगे। तो प्रशासनिक व्यवस्था उसी हिसाब से वो लोग करते थे। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं इसमें जी। और ये बहुत यादगार है। इसीलिए इस गैलरी में इन महत्वपूर्ण
सीनरी को यहाँ रखा गया है। तो हमने दाईं और बाईं गैलरी देखी और इस गैलरी में कुल मिला के करीब 6 चित्र थे, करीब 6 या बल्कि 5 घटनाएं हम ऐसी देख सकते हैं जो मान्यवर साहब से रिलेटेड थी। उसके अलावा यदि आप हम लोग को कुछ बताना चाहें, कुछ और घटनाएं उनसे रिलेटेड जिन्होंने शायद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, तो ऐसी कुछ घटनाएँ ज़रा हमें बताइएगा। देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब का जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। साहब ने DS4 के माध्यम से एक अंबेडकर मेला ऑन व्हील्स लगाया था। अच्छा। तो बड़े बड़े पोर्ट्रेट होते थे, सीनरी होती थी, आते थे, लगा देते थे और लोग अपने लोगों के बस्तियों में या कोई स्थान जहाँ निर्धारित होता था तो लोग जाते थे, देखते थे। उसमें ऐसे ऐसे सीन थे, जैसे अभी आपने हाथरस की घटना को सुना होगा, इससे भी दर्दनाक सीन हुए थे। उसमें एक घटना था कि वो जमींदार है, उसका जो हलवाहा है, उसकी पत्नी को खाना जब वो देने जा रही थी खेत में, तो वो मेड़ न जाके उसको लगा कि देर हो गई है, जल्दी हम पहुंच जाएं, तो वो बोए खेत से निकल गई। तो बोए खेत से जाने पर उस जमींदार ने उसको सज़ा दे दी और एक बैल निकलवा दिया और एक तरफ बैल लगा था, एक तरफ उसकी पत्नी को कहा कि ये खेत अब तुम दोनों जोतोगे। ऐसे सीन लगे थे जिसको देखने के बाद लोगों में नींद नहीं आती थी। 82-83 में बरेली भट्टी का एक आंदोलन चला था, जिसमें शराब भट्टी के बंद करने का था, क्योंकि वहाँ जैसे रोड से लोग अपनी बस्ती की तरफ जाते तो ठेका था, वहीं लोग पी लेते थे जाके घर में। तो वहाँ स्कूल भी एक था, वो बंद हो गया था। तो उसको लेकर साहब ने एक आंदोलन चलाया। मामला ये नहीं था कि वो भट्टी बंद हो, लेकिन मामला उसके पीछे जो डाटा दिए गए थे और उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त जो पोस्टर निकाला गया था उस समय, जिस पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक्शन भी लिया था कि गांधी के चेलो जबरन शराब पिलाना बंद करो। तो वो कांग्रेसी नेता होते थे और आप देखें होंगे उसमें बहुत डाटा निकाला गया कि एक साल में हमारे समाज को कितना शराब पिलाई जाती है। गरीबी के कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण वो भी था। और उसमें कांग्रेसियों को और हमारी जो देसी शराब के ठेके होते थे वो दलित बस्तियों में होते थे, और जो बढ़िया शराब होती है, विलायती शराब होती है, वो बड़े बड़े जो VIPs हैं, पॉश एरिया, वहाँ होती थी। तो ऐसा तमाम करके साहब अपने समाज को जगाने के काम में लगे थे। तो वो एक बड़ा आंदोलन था, लखनऊ में बड़ी घटना हुई थी और उसमें हमारे कई साथी यहाँ बंद हो गए थे। साहब ने 2003 में राजस्थान के ढेबर चौक एक जगह है, वहाँ एक बड़ी रैली हुई थी और उस रैली में साहब ने घोषणा किया था कि मेरी पहली इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश का कारोबार हमारे समाज के हाथ में आए। तो शासन में बहन जी पहुंच चुकी थी। दूसरा था कि मैं देश की भी बागडोर हमारे बहुजन समाज के हाथ में आ जाए, मैं इसकी कोशिश करूंगा, कोशिश में लगे हैं। और तीसरा उन्होंने कहा था कि जब बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा की 50वीं वर्षगांठ होगी, यानी 2006 में, तो मैं लगभग 3 करोड़ लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म ग्रहण करूँगा। ये साहब ने वहाँ घोषणा किया था। लेकिन अब कुदरत का निज़ाम है कि साहब उसके बाद बीमार हो गए, उनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ा हैदराबाद में, और उसके बाद फिर वो ठीक नहीं हुए और 9 अक्टूबर 2006 को हमारे बीच में नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ आज उनकी जयंती के इस अवसर, ये पुण्यतिथि के अवसर पे, जो भी हमारे समाज के लोग हैं या जो भी साहब में आस्था रखते हैं, इन महापुरुषों में आस्था रखते हैं, तो साहब की वो जो एक अधूरी इच्छा थी कि हम बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म को ग्रहण करेंगे, तो उस दिशा में भी हमारे साथियों को सोचना चाहिए, काम करना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनकी इस अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहिए। अभी जो BSP और जो ये आंदोलन था, उसकी जो अभी दिशा है और आगे जो फ्यूचर में क्या दिशा होनी चाहिए, इस पे आप थोड़ा सा बोलें। देखिए, वर्तमान में शासन भारतीय जनता पार्टी के पास है, बहुजन समाज पार्टी शासन में नहीं है, या हमारे जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उन पे सब पे जिस तरह से अटैक है और जिस तरह से हमारे समाज की बहू बेटियों की भी इज्जत महफूज नहीं है, तो इनको देखते हुए हमारे समाज के सामने और
बहुजन समाज पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज ये है कि इन सबसे निजात दिलाने के लिए, जैसा कि बाबा साहब कह के गए थे और माननीय कांशीराम साहब भी का एक उनका भाषण है पार्लियामेंट का, कि जो पॉलिटिकल पावर है उसकी चाबी सभी तालों को खोल सकती है, वो मेन की है। फिर बड़े मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जो मूवमेंट उस समय चलता था, तो आज क्या वो मूवमेंट कहीं ना कहीं रुक सा नहीं गया है, ऐसा लगता है? और क्या आगे इसको मूवमेंट को और आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, ये सवाल है मेरा। नहीं, मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जहां हमारे आपका अगर आशय बहुजन समाज पार्टी से है, तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी से भी और बहुजन मूवमेंट से भी पार्टी का सवाल है, तो उसकी अपनी राजनीतिक रणनीति क्या है उस पर तो पार्टी के जो मुखिया हैं वो जाने। और जहाँ तक आंदोलन की बात है, तो हमारे समाज के जो साथी हैं, तो अगर वो धार्मिक क्षेत्र में हैं, आर्थिक क्षेत्र में हैं, सामाजिक या राजनीतिक रूप में हैं, तो और सामाजिक शक्ति बड़े पैमाने पर, या जो आज ये वर्तमान मीडिया है, आपका सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से बड़ी जागरूकता है। क्योंकि हमने 2 अप्रैल को पूरा भारत बंद किया है, उसमें कोई नेता नहीं था, तो आंदोलन तो चल रहा है। अब उसका रूप समय और परिस्थिति के हिसाब से अलग है, और ऐसा नहीं है, पूरे देश में लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं हर्षवर्धन, वॉक्सी टॉक्सी के लिए।